हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। वक्त आ गया कि अब हम मैथ्स का पेपर सॉल्व कर लेते हैं। आरबीएससी 2023 का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वो पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को आरबीएससी के प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया जाएगा। ये वीडियो सीबीएसई के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है, पेपर के क्वेश्चंस मैच हो सकते हैं। तो सभी को सजेशन है कि ज़रूर पेपर सॉल्व करके जावे 2024 के पेपर में बैठने से पहले। इसके अलावा इस पेपर के अंदर से कुछ क्वेश्चन जो 2024 के सिलेबस में नहीं है वो भी हम काटने वाले हैं। तो अब बिना फालतू बातें करें अपन पेपर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आरबीएससी 2023 का जो पेपर था वो हम सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर दिए हैं। तो सबसे पहले अपन सेक्शन ए को सॉल्व करने वाले हैं। पेपर जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि जो मैथ्स है उसमें बेसिकली जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो तो हिंदी और इंग्लिश में लगभग सेम ही होता है। हाँ, थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उस पर आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर हमको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। 196 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पावर्स का सम क्या होगा। मतलब 196 के जो प्राइम फैक्टर्स है पहले आप वो निकाल दो। तो 196 सभी को पता है कि 196 14 का स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है। 14 जो होता है वो खुद क्या होता है 2 × 7। तो 2 × 7 का ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स है वो है 2 जिसकी पावर 2 आ रही है, और दूसरा प्राइम नंबर 7 है, इसकी पावर भी क्या आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी। तो हमको पूछ रहा है कि प्राइम फैक्टर्स की जो पावर्स है उसका सम कितना होगा। तो प्राइम फैक्टर की जो पावर है वो कितनी है 2 × 2। तो उसका सम निकाल दो आप, 2 + 2 कितना आ गया 4। यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के विल बी। देखो, जब भी रूट्स आर इक्वल तो हमको पता होना चाहिए कि जब भी रूट्स बराबर होंगे तब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि डी, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, वो डी आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इक्वल रूट्स के लिए डी की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो अगर आपका डी 0 यानी b² - 4ac आपका 0 हो जाएगा। या अगर आप कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ तो हमको क्या मिलेगा कि जो b है वो आपका -k है, तो ये आपका -k का स्क्वायर -4। ए आपका कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो ए आपका 1 हो जाएगा और सी आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यह सब किसके बराबर हो जाएगा 0 पे। -k का स्क्वायर के का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं कि 4 × 4 यानी कि माइनस का 16 बराबर 0। 16 को बेच दो उधर तो k² बराबर 16 हो जाएगा, और k अगर आप निकालोगे तो ये +-4 आएगा। +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो +-4 इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे अपन। पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 फ्रॉम द y एक्सिस। देखो, पॉइंट 3 4 y एक्सिस से कितना दूर होगा। इसके लिए आप चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, बाकी डायरेक्टली भी इसका आंसर निकल जाता है। या अगर आपने ग्राफ बनाया है तो देखो, इसके लिए x की जो वैल्यू है वो 1 2 3 और y पे जो वैल्यू है वो 1 2 3 और 4, ये आपका पॉइंट है। इस जगह आपका पॉइंट होगा। इस पॉइंट को हम बोलेंगे 3 और 4। ये पूछ रहा है 3 और 4 की y से डिस्टेंस कितनी होगी। तो y से जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस होती है। याद रखना है हमको कि y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो x की वैल्यू होती है, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो y की वैल्यू होती है। तो हमको y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो x की वैल्यू 3 अपना आंसर हो जाएगा। तो सीधा इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो, समझाया भी है आपको। ये सब एग्जाम में नहीं करना है, बट एग्जाम में डायरेक्ट आप आंसर मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y द पेयर सेटिस्फाइंग 3x + 2y = 11। यहाँ पर आपको 3x + 2y = 11 एक इक्वेशन दे रखी है, और ये आपको पूछ रहा है कि इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो बच्चों, पॉइंट वो सेटिस्फाई करेगा जिसमें LHS और RHS दोनों ही क्या आ जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। RHS में आपका 11 है, LHS में आपकी इक्वेशन है। याद रखो, ये जो आगे वाला पॉइंट होता है हमेशा ये x का होता है, और पीछे वाला किसका होता है y का। इधर भी आगे x और पीछे y, आगे x और पीछे y, इधर भी आगे x के और पीछे y।
अब यहाँ पर देखो ये हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है, यानी कि आपको ये पॉइंट्स जो है ना ये रख के चेक करने पड़ेंगे कि कौन से पॉइंट्स पे अपना LHS और RHS बराबर आ रहा है। तो मैं पहले A पॉइंट रख के चेक करता हूँ। तो 1 और 4 अगर मैं रखता हूँ, 1 और 4 तो 3, x के साथ में 1 रखूंगा और y के साथ में 4 रखूंगा। ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है। तो 3 + 4 2 जा 8, 8 9 10 11, तो 11 आ गया, यानी कि RHS के बराबर आ गया है, क्योंकि RHS भी आपका 11 है। तो करेक्ट आंसर तो आपको मिल चुका है। अब देखो ये करेक्ट आंसर है, ए आपका करेक्ट है, बी सी और डी आपके करेक्ट नहीं होंगे। मैं आपको रख के चेक करा देता हूँ भले ही। जैसे मैंने बी आपको रख के चेक कराया है, तो बी मतलब रखते हैं बी 2 और 3। तो 2 और 3 में रख के अगर देखूँ तो 3 × 2 + 2 × 3, ठीक है, चेक करोगे 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी कि 12 आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 11, है ना, RHS के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब और कोई पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, खाली ऑप्शन ए का जो पॉइंट है वही सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम में आप इसको सीधा मार्क कर सकते हो, इतना आप सॉल्व करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये आपको दे रखी है 3√3x² + 10x + √3, और ये पूछ रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी क्या होगा। देखो डी का मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला बताया था, b² - 4ac। इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो आप इसको कंपेयर करो विद ax² + bx + c के साथ। जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो देखो आपको ए और बी और सी क्या मिलेगा। यहाँ से हमको ए क्या मिलेगा, ए हमको मिल जाएगा 3√3। फिर हमको बी क्या मिलेगा, बी हमको मिलेगा 10, और फिर हमको सी क्या मिलेगा, तो सी अपना हो जाएगा √3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको इस वैल्यू में पुट कर दोगे, पुट इन इक्वेशन, मतलब पुट इन डी, डी के अंदर आप पुट कर दो। तो डी बराबर क्या आएगा, देखो बी कितना है आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर -4, ए आपका है 3√3, और जो सी है आपका वो है ओनली √3। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, -4, यहाँ पर √3 × 3 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो 100 में से आपका 36 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका 64, यानी डी आपका 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर 64 इज द डी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ए आपको दे रखा है, सॉरी 18ab - 3 आर इन एपी, 4 नंबर आपको दे रखे हैं, एक 18 है, एक ए है, एक बी है और एक -3 है। ये चारों नंबर आपको दे रखे हैं इन एपी। देखो अगर कोई नंबर एपी में होता है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। ये आपसे पूछ रहा है ए और बी की वैल्यू क्या होगी, मतलब आपको ए और बी निकालना है। तो जब भी कोई नंबर आपको एपी में दे रखा है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। हमेशा सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से माइनस कर दो, थर्ड को सेकंड से माइनस कर दो, फोर्थ को भी आप क्या कर दो, थर्ड से, मतलब जो आगे वाला नंबर है उसको जस्ट पीछे वाला नंबर से आप माइनस कर दो। जैसे कि डी किस किस के बराबर होगा, डी होगा a - 18 के बराबर, डी होगा b - a के बराबर, डी होगा -3 - b के बराबर। यहाँ से आप a - 18 को बराबर मान सकते हो -3 - b के। यहाँ से आप देखो -b को इधर भेज दो तो ये इधर आके प्लस का b हो जाएगा, और -18 को इधर भेज दो तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। तो प्लस का 18 - 3, तो a + b आपका कितना हो जाएगा, 18 में से 3 गया तो 15, यानी a + b आपका 15 होगा। हमसे क्योंकि इसने a + b की वैल्यू ही पूछी है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। वैल्यू ऑफ 3 sec 45 एंड cos 45। सभी को पता होना चाहिए cos 45 की वैल्यू क्या होती है। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब बात करते हैं sec 45 डिग्री की। तो sec 45 जो होता है ये cos का रेसिप्रोकल होता है, cos का जस्ट उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 सॉरी। तो हमको दोनों वैल्यू मिल चुकी है, अब इसको पुट करना है किसके अंदर, 3 sec 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री। तो आप रख दीजिए 3 sec 45 की जगह अपन रख देंगे √2 इंटू, या भाई इंटू लगेगा, cos 45 हो जाएगा 1/√2। तो √2 से √2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी हो रहा था, sec 45 और cos 45 दोनों ही मिलके क्या होता है आपका 1। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है sec थीटा जो होता है, ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन हो गया है, 3 इसका आंसर है। और मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ डायरेक्टली, sec थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो sec थीटा इंटू cos थीटा हमेशा 1 होता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि sec 45 और cos 45 साथ में आ रहा है, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 3 इंटू 1 डेट इज 3 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन। अ chord ऑफ ए सर्कल whose length is twice the radius of the circle is called। ये पूछ रहा है वो chord जिसकी जो लेंथ है वो रेडियस की डबल हो। ठीक है, तो देखो रेडियस के डबल, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, ट्वाइस ऑफ रेडियस एक ही चीज होती है सर्कल के अंदर, डेट इज डायामीटर। ठीक है, और कोड क्या होती है, अगर किसी को कोड में डाउट हो तो कोड क्या होता है, जैसे आपने ये सर्कल बनाया, इस सर्कल को जो लाइन इस तरह से काट के जाती है बीच में से 2 पॉइंट पे, उसको हम कोड बोलते हैं। ये कोड होती है। तो लॉन्गेस्ट जो कोड होती है वो बिल्कुल सेंटर से काट के जाएगी। ठीक है ना, और इसी कोड को अपन क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डायामीटर हो जाएगा। डायामीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कल की सर्कमफेरेंस का एक फॉर्मूला अपने आप ही होता है, डेट इज 2 पाई आर। हमको ऑलरेडी रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर में, तो हम इसको पुट कर देंगे 2 इंटू, यहाँ पे पाई को अपन लिख देते हैं 22/7। मेंशन नहीं है तो आप 22/7 या 3.14 कुछ भी ले सकते हो। आर जो है आपका वो आपका 3.5 है। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा। 7 5 जा 35। ठीक है, 5 से इसको भी काट दो, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 22। याद रहे यूनिट लग जाएगी। तो इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो आपकी 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ अ क्यूब। किसी भी क्यूब का जो TSA होता है वो आपका होता है 6a²। ठीक है ना, क्यूब जो होती है उसकी 6 फेसेस होते हैं, हर फेस का जो एरिया होता है वो a² होता है, तो 6 फेस का एरिया मिला के 6a² हो जाएगा। ये आगे बोल रहा है मेजर ऑफ साइड ऑफ द क्यूब विल बी। हमको साइड निकालनी यानी ए निकालना है, हमको ए फाइंड आउट करना है। हमको 6a² दे रखा है, तो 6a² हमको कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है 486। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, a² निकाल देंगे। ये आपका हो जाएगा 486/6। 6 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 8 छंग 48 यानी कि 8 आएगा, और 6 1 जा 6 यानी कि 1 आएगा, 81। तो a² अगर आपका 81 है तो a आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस माइनस 9 होगा, पर हमको पता है कि लेंथ हमेशा प्लस में आती है, तो ओनली प्लस का 9 सेंटीमीटर अपन लेंगे। तो 9 सेंटीमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 3 5 7 4 2 1 4 3 एंड 4। यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर दे रखे आपको। तो सभी को पता है कि मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर कौन आया है, आप यहाँ चेक करोगे तो 3 जो है वो 1 और 2 दो बार आया हुआ है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 4 आपका 1 2 और 3, 4 ही आपका आंसर है। 4 आपका 3 बार आया है, 3 बार कोई भी नहीं आया है, यानी 4 आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर आपका 12th क्वेश्चन, इन अ थ्रो ऑफ डाई डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4। देखो यहाँ पर एक डाई थ्रो करी है। अब डाई के अंदर सभी को पता होना चाहिए कि जो आउटकम्स होते हैं हमारे वो 1 2 3 4 5 और 6 हो सकते हैं। यहाँ पर हमको बोला है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 4, 4 से ज़्यादा होने चाहिए। तो देखो नंबर मोर देन 4 कौन कौन से आपके हैं, तो मोर देन 4 आपके दो ही नंबर है, डाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज 5 और 6, तो दो ही नंबर है आपके। और टोटल नंबर आपके कितने हैं, तो टोटल जो नंबर है आपके वो है आपके 6 टोटल नंबर है, और मोर देन 4 आपके कितने हैं, तो वो खाली आपके 2 है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी इवेंट की वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 2 फेवरेबल आउटकम है, डेट इज 2, और टोटल आउटकम कितने आपके 6 है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 2 से 6 कटेगा तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/3 यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यही से आपके MCQ का पार्ट खत्म होता है। क्वेश्चन सेकंड की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स अपन कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला है 95 और 152, आपको निकालना है SCF। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
महत्तम समापवर्तक जो होता है HCF आपको फाइंड आउट करना है। तो HCF निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे जो बेस्ट मेथड अपन उसी की बात करेंगे। तो इन दोनों का अपन क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक है, फिर कॉमन अपन फाइंड आउट कर देंगे। तो 95 का अपन कर लेते हैं 5, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, यहाँ पे 19 कर देंगे। इधर 152 का भी अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 7 जा 14, एक बचेगा 2 6 जा 12, फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर से वापस अपन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यहाँ पे अपन 9 से 19 19 से करेंगे तो 19 1 जा 19। तो हम देखेंगे कि दोनों में जो कॉमन है वो एक ही नंबर है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, दोनों में कॉमन जो होता है। तो कॉमन फैक्टर जो है वो दोनों के अंदर क्या है आपका 19 है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अपन, टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये पूछ रहा है कि एक सर्कल पे पॉइंट है, आप उसे कितनी टेंजेंट बना सकते हो। तो देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सर्कल से आप बहुत ज़्यादा टेंजेंट नहीं बना सकते हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। कोई एक पॉइंट है अगर, तो वहाँ से आप मुश्किल से मुश्किल एक ही टेंजेंट बना सकते हो जो उसको जस्ट छू के निकलेगी, ठीक है। आप दूसरी टेंजेंट नहीं बना सकते क्योंकि वो किसी और पॉइंट पे जाएगी, है ना। सर्कल के एक पॉइंट पे आपकी एक ही टेंजेंट बनेगी, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। देखो कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। जब आप इसका स्क्वायर करते हो, देखो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब यही होता है कि कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर करना है। तो कॉस 45 तो 1/√2 होता है, आपको इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड इट्स टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड। बच्चों इस पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो अपना सर्कल बनाते हैं अपन, उस सर्कल को जो पॉइंट आपका छू के जाता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे टच करके जो टेंजेंट आपकी निकलेगी, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं POC, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो टेंजेंट है, इसको टेंजेंट बोलते हैं अपन। ये जो टेंजेंट है ये सर्कल को छू के निकलती है, ठीक है ना, उस पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 5 7 9 x इज 9। तो यहाँ पर 4 नंबर दे रखे हैं 5 7 9 एंड x, और उसका अर्थमेटिक मीन जो है दैट इज 9 आपको दे रखा है। तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए करते क्या है अपन, तो मीन निकालने के लिए आप सभी नंबरों का सम करोगे और उसके टोटल नंबर लिख दोगे। तो आप जब इनका सम करोगे तो सम क्या होगा, 5 + 7 + 9 + x डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर हो गए आपके 4, और इसका अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है। तो इसका अर्थमेटिक मीन आपको कितना दे रखा है, ये ना अगली लाइन लिखते हैं। तो अगली स्टेप में अपन मीन लिख देंगे यानी कि 9, और इसको जोड़ भी देते हैं अपन। तो 7 5 12 और 9 आपका 21 हो जाएगा। 21 + x बाय 4, 4 को अगर आप ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 4, तो ये आपका 21 + x हो जाएगा। 9 4 जा 36, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, डेट इज 21 + x। 21 को आप उधर भेज दो, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका x आ जाएगा। तो 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 15 आपका x की वैल्यू आ रही है। तो x जो हो जाएगा x 50, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 विल बी। ये बोल रहा है कि अगर आपने सिंगल थ्रो किया है 2 डाइस का, देखो जब भी 2 डाइस को थ्रो किया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ऑप्शन में रहता है कि 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे करके आपके 1 5 लिख देता हूँ, 1 5 भी लिख देता हूँ, 1 5 एंड 1 6, ये 6 ऑप्शन आपको सिर्फ 1 के साथ मिलेंगे। ऐसे ही 6 ऑप्शन आपको मिलेंगे 2 के साथ में, है ना। डेट इज 2 1
2 से लेके ये आपका जाएगा 2 6 तक। वैसे ही एक ऑप्शन आपको 3 1, फिर 4 1, 5 1 और 6 1, ये आपको ध्यान रखना ना, ये होता है 2 डाइस का जब इवेंट आएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पर आउटकम्स होंगे, बहुत ज़्यादा आपके आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो ये कितना आउटकम्स होंगे, देखो एक डाइस का जो आउटकम होता है वो 6 होता है, तो ये 1 डाइस का है ना, 1 डाइस का, तो 2 डाइस का जो आउटकम होगा, 2 डाइस का वो आपका होगा 6 का स्क्वायर, यानी कि टोटल 36 आउटकम होंगे। ठीक है, तो टोटल आउटकम तो आपके 36 होंगे। हमको ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 7, टोटल हमको 7 चाहिए, 7 मतलब टोटल आपको नंबर जोड़ के 7 मिलना चाहिए। जैसे अपन यहाँ 1 और 1 को जोड़ेंगे आपको 2 मिलेगा, ऐसे टोटल नंबर जोड़ के आपको 7 मिलना चाहिए। तो 7 कब कब मिल सकता है, जैसे यहाँ देखो 6 + 1 आपको 7 मिल जाएगा, तो 7 है ना, और 7 7 मुझे, तो 7 के लिए ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में, जैसे 1 6 है, अगला हमको मिल जाएगा यहाँ पर 2 5, देखो 5 और 2 भी आपका 7 ही होता है। फिर इसको हमको अपने को अगला मिलेगा 3 और 4, ये भी 7 होता है। फिर अगला हमको मिल जाएगा 4 और 3, ये भी 7 होता है। फिर अगला हमको मिल जाएगा 5 और 2, डेट इज अगेन 7। फिर द लास्ट वन इज 6 और 1। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 नंबर हमको ऐसे मिलेंगे जिनका सम आपको 7 मिलेगा। तो मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना चाहूँ तो ये मेरी होनी चाहिए 6, तो आपके वो नंबर है जो फेवरेबल आउटकम है, और टोटल आउटकम आपके कितने हैं, 36 है। फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम को डिवाइड करना होता है, फेवरेबल आउटकम अगर 6 है और टोटल 36 है, डेट इज 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंगल थ्रो में आपको 1/6 एज एन आंसर मिलेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट तो लगभग खत्म हो गया है सेक्शन ए का। अब हमारे जो क्वेश्चन आए हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये सब क्वेश्चन 1 मार्क के ही है, और अभी तक जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं सारे 1 मार्क के क्वेश्चन ही चल रहे हैं आपके, तो नए क्वेश्चन अभी तक आपके नहीं आए हैं। तो चलो अपन शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के लीनियर पेयर दिस एंड दिस विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको तभी मिलेंगे जब आपको ये कोइंसाइड मिलेंगे, या फिर आप बोल दो कि ये आपको पैरेलल लाइंस मिलेगी। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, ये होती है A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 इजिकल्स टू C1/C2। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पैरेलल, दैट मीन्स पैरेलल में पहले हटा दो यहाँ से, क्योंकि पैरेलल में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। लाइंस कोइंसाइड करेगी ना, बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएगी। ठीक है, तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 के बराबर होता है। तो हमारे दो इक्वेशन है, 3x - 2y इजिकल्स टू 0। तो देखो ये यहाँ जो लिखा हुआ है वो आपका A1x + B1y है ना, बराबर बराबर तो क्या है, यहाँ पे C1 भी होता है, बट यहाँ पर C1 कंसिडर नहीं किया गया है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इससे कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा kx + 5y है, ये भी आपका 0 है ना, इसको आप बराबर C1 से कंपेयर कर लो बोले। यहाँ पर k जो है आपका, ये आपका A2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका B2। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हो। तो A1 A2 आप जज कर सकते हो। A1 आपका कितना होगा, 3 हो जाएगा। A2 आपका कितना हो जाएगा, A2 आपका हो जाएगा k। यहीं पर आपका जो B1 है दैट इज -2 होगा, और जो B2 है आपका, B2 जो है आपका वो आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सॉल्व करके फाइंड करना है k के लिए, क्या, क्योंकि k की वैल्यू के लिए पूछ रहा है। तो फॉर k को एक जगह ले लो आप। तो अपन क्या करते हैं, 5 को इधर लेके आते हैं, तो 3 × 5, ठीक है, इजिकल्स टू -2, k को उधर लेके जाते हैं। तो यहाँ से देखो 5 3 जा 15 हो जाएगा, और -2 को डिवाइड में लेके आते हैं, इजिकल्स टू k, दैट मीन्स k आपका बराबर आ जाएगा -15/2 के। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है -15/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। राइट द श्रीधराचार्य फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो श्रीधराचार्य सूत्र जो आपका होता है किसी भी रूट्स को निकालने का, तो रूट्स को निकालने का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, आरबीएससी में या हिंदी में से श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट्स को निकालने का, x इजिकल्स टू -b ± अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला तब लिखा जाएगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी इजिकल्स टू 0 के बराबर हो। और इसका कि हमको दिया हुआ जो है इक्वेशन वो यही है, तो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही होगा। इसमें बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस लगता है, अपन प्लस माइनस दोनों लगा रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म ऑफ द AP whose first term is A and common difference is D। देखो फर्स्ट टर्म जो है वो अगर आपकी A है, फर्स्ट टर्म आपकी A है एंड कॉमन डिफरेंस आपका D है, तो देखो डिफरेंस को ऐड करना होता है, हमको टर्म मिलती रहती है। जैसे हमको यहाँ पे 5 टर्म्स लिखनी है, मतलब फिफ्थ टर्म ही लिखनी है वैसे तो हमको, लेकिन मैं आपको सारी टर्म लिखना सिखा रहा हूँ। जैसे A1, A2, A3, A4 और A5। तो फर्स्ट टर्म जो है ना वो तो खुद A हो जाएगी, सेकंड टर्म के लिए आप उसमें D को ऐड कर दोगे, थर्ड टर्म के लिए आप उसमें D को ऐड करोगे लेकिन 2 बार, फोर्थ टर्म के लिए आप उसमें D को 3 बार ऐड करोगे, और फिफ्थ टर्म के लिए आप D को 4 बार, 4 टाइम्स, है ना, एक एक स्टेप बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हमको याद रखना है इसका फॉर्मूला भी होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमको फिफ्थ टर्म लिखनी है तो वो हो जाएगी a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, डेट इज a5 इजिकल्स टू a प्लस 4d। इसका आंसर होगा, है ना। दोनों तरीके से मैंने बता दिया है, आप कैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत आर द करेक्ट। हमको 1 मार्क के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ मेथड पे नहीं सोचना होता है, हमारे को आंसर करेक्ट निकालना होता है बस। नेक्स्ट है आपका डिफाइन सिमिलर फिगर्स। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अपन लिखेंगे। ये सिमिलर फिगर्स क्या होता है, देखो सिमिलर फिगर्स आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि टू फिगर्स ऑफ सेम टाइप ऑफ शेप, जिनका शेप क्या हो, बिल्कुल एक जैसा हो, एंड हैव सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेंगे इनके, सेम ही रहेंगे। कहीं भी कोई एंगल आता है वो एंगल सेम हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम एंड रेशियो ऑफ corresponding sides are equal। ठीक है, वो फिगर जिनका जो शेप है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर होने चाहिए, और रेशियो जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वो सेम होना, मतलब साइड सेम नहीं होनी चाहिए, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। लाइक एग्जांपल के लिए ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सारे के सारे सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि सबका जो शेप होता है वो सर्कल ही होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 और 1 माइनस tan 30। देखो tan 30 की बात हो रही है तो tan 30 की वैल्यू ही लिख देते हैं अपन। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। ठीक है, अगर ये tan 30 की वैल्यू होती है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो 2 tan 30 यानी कि 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर, डेट इज 1/√3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो हमको 2/√3 मिल जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ हमको क्या मिलेगा, 1। देखो 1/√3 का स्क्वायर जो होता है वो 1/3 होता है, तो आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। ऊपर आपको 2√3 मिल रहा है, यहाँ पर 3 माइनस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो 3 एंड 3 1 जा 3 माइनस 1। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको अपन। ऊपर हमको 2/√3 मिल रहा है, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 2/3 मिल जाएगा। अगर आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो 2/√3 ये आ जाएगा। देखो जो आपका डिवाइड में है, जो सबसे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और 2 आपका डिवाइड में रहेगा, तो 3/2 होगा। 2 से 2 कटेगा तो 3/√3, जिसको अगर आप चाहो तो √3 लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 के अंदर क्या होता है बच्चों, √3 इंटू √3 समाया होता है, तो आप चाहो तो 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, आपका आंसर √3 होगा। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखो यहाँ पर अगर आप चाहो तो वैल्यू एंगल आप पुट कर सकते हो। देखो कॉस 60 जो होता है आपका वो साइन 30 के बराबर होता है, यानी कि 1/2। तो आप 1/2 रख के भी सॉल्व कर सकते हो, परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको एक फॉर्मूला अगर पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर जो थीटा होगा
वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप चाहो ना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को तो है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमको सिंपल क्या मिलेगा, साइन थीटा। और थीटा इसने 60 डिग्री बोला है तो हम साइन 60 रख देंगे। अब साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ठीक है, तो आपका आंसर वहां से भी आ जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू अगर आप डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है ना, पर बस सॉल्व करना पड़ता है आपको, बात वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर हाइट टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ इज 30 डिग्री, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। तो ये जो हमको बोल रहा है हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये बोल रहा है एक टावर है, उस टावर से तकरीबन 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बनाते हुए एक डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट आपका किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा और जो डिप्रेशन का एंगल है वो आपका कितना बनेगा, 30 डिग्री। सभी को पता होना चाहिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 10 मीटर हाइट है ना, फ्रॉम द हाइट टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट टावर, यानी कि टावर की हाइट है वो 10 मीटर है। ये हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, ये डिस्टेंस अपनी कितनी होगी, इसको डी मान लेते हैं अपन। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बैठ रहा है तो अपन यूज करेंगे यूज टेन थीटा, तो हम टेन थीटा यूज करेंगे। तो देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये वही होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर कौन होगा टेन 30 के लिए, टेन 30 के लिए परपेंडिकुलर होगा 10 मीटर, और जो बेस होगा वो आपका क्या होगा, डी। क्योंकि हमको डी निकालना है तो डी बराबर होगा 10/10 30 डिग्री। यहाँ पर 10 तो ठीक है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। √3 डिवाइड के डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा आपका 10√3। ये आपका सॉल्यूशन होगा। यूनिट आपको भूलना नहीं है, यूनिट इसकी होगी मीटर। क्लियर है, यूनिट का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड and length of its shadow is 1:√3, then find the angle of elevation of sun। तो यहाँ पर हमसे जो पूछ रहा है वो एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन सन के साथ में पूछ रहा है। तो देखो ये जो कंसेप्ट है वो कौन सा है कि अगर आप एक रॉड को इस तरह से रखते हो, ठीक, और ये अपनी सरफेस, अपन सरफेस मान लेते हैं, ये अपनी रॉड को सीधा रखा और ये अपनी सरफेस। तो अगर सन आपका यहाँ है, सन आपका मान लो इस जगह, तो यहाँ पर क्या होता है, सन के साथ में इस तरह से एंगल बनता है। ठीक है, ये एंगल आपका बनता है। तो ये जो एंगल होता है ना थीटा, ये एक्चुअली सन के साथ में बन रहा है, तो ये थीटा आपको निकालना है। जहाँ पे हमको लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड, इसको अपन एल मान लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है आपकी शेडो, इसको अपन डी मान लेते हैं। तो हमको एल और डी का रेशियो दे रखा है। तो हमको सॉल्यूशन में गिवन क्या है, हमको गिवन है L/D, और ये हमको दे रखा है 1/√3। तो सभी को ध्यान देना होगा कि L/D अगर हम फॉर्मूले से निकालें, ये फर्स्ट मान लेते हैं, तो यूजिंग फ्रॉम फार्मूला है ना, फ्रॉम फार्मूला, अगर हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, फॉर्मूले से निकालें, तो L/D जो है वो टेन थीटा का पार्ट है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L/D। ठीक है, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा कि टेन थीटा जो है वो L/D, यानी कि देखो L/D 1/√3 के बराबर है। तो L/D की जगह आप क्या लिख दोगे, 1/√3। अब सवाल ये कि टेन थीटा की वैल्यू √3 1/√3 कब होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपका थीटा 30 डिग्री होता है तब ही आपके इसकी वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है। यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो आपका क्या होगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, दैट इज नाइन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन था वो। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ड्रॉ टू टेंजेंट्स। बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में हमको कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है वो तो करने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण ये कि प्रेजेंट जो सिलेबस है 2024 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये कट चुका है। अब क्योंकि ये प्रेजेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग कट चुका है तो हम उसको जबरदस्ती क्यों कराएं,
मतलब इसको छोड़ दीजिए आप, है ना, इसको आप इग्नोर कीजिए। जो आगे का एक और क्वेश्चन है, इसने हमको ये भी बोला है कि राइट द मेजरमेंट ऑफ देम, हमको मेजरमेंट बताना है। तो हमको इसने बोला है कि रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो टेंजेंट है टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज 5 सेंटीमीटर, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो अपने को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछ रहा है कि मेजरमेंट क्या होगा टेंजेंट का, टेंजेंट का मेजरमेंट क्या होगा। तो देखो मैं यहाँ पे आपको छोटी सी बात याद दिलाना चाहूँगा। इस सर्कल, जैसे सर्कल हो गया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप टेंजेंट बनाते हो, ये आपने सेंटर मार्क कर दिया, यहाँ से आपने एक टेंजेंट लिया, ये आपका टेंजेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेंजेंट के साथ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर आपका एंगल बनता है 90 डिग्री। हमको इसने ये डिस्टेंस दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, डेट इज 5 सेंटीमीटर, और हमको रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो हमको ये जो डिस्टेंस है ना ये निकालनी है। तो ये आप देखोगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, तो यूजिंग पीजीटी। बाकी आप याद भी कर सकते हो कि टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है, ठीक है ना, वो हमेशा जो सेंटर से डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर होता है। ये आप इसे याद भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख के भी लिख सकते हो कि अगर आपको बेस, क्योंकि ये बेस है ना, ये आप परपेंडिकुलर मान लो, 3 को आप परपेंडिकुलर मान लो, 5 आपका हाइपोटेनस होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो 5 आपका हाइपोटेनस होगा। इसको इसको 3 सेंटीमीटर जो है ना, इसको आप बेस मान, परपेंडिकुलर मान लो, तो आपको बेस निकालना है। या फिर आप यूँ समझ लो कि बेस का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस कंसेप्ट से अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो टेंजेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 5 का स्क्वायर है, ठीक है, और जो रेडियस है वो आपका 3 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। 25 में से आपका 10 जाएगा तो 15, यानी कि 9 जाएगा तो 16 बचेगा। तो टेंजेंट का स्क्वायर अगर 16 है तो टेंजेंट आपका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर है। और कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हमको करने की ज़रूरत नहीं है ना, हमको सिर्फ यही वाला पार्ट करना है, क्योंकि ये पार्ट जो सेकंड पार्ट है उसका क्वेश्चन दोबारा आ सकता है क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है, बट कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, और ये रेशियो फिर से ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ गया है, तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। सीरीज को मेंटेन करने के लिए मैंने क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है, बाकी इस क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं थी, है ना। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन 2024 के सिलेबस से कट चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज ए क्वाड्रेंट ऑफ दैट सर्कल देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म बाय द सेक्टर ऑन द सेंटर। ये एक बिल्कुल ही सीधा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ उसका मतलब क्या है। जैसे ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर्कल में क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। जो सर्कल है अगर अपन उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, है ना, दोनों साइड से आप डिवाइड करते हो सर्कल को, इस तरह से आप डिवाइड करते हो, सर्कल के 4 हिस्से बनते हैं, हर एक जो हिस्सा होता है वो क्वाड्रेंट कहलाता है। अब ये हमको बोल रहा है कि जो एक सेक्टर है सर्कल का, सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज क्वाड्रेंट ऑफ दैट सर्कल, उस सर्कल का जो सेक्टर है वो क्वाड्रेंट है, मतलब वो सेक्टर जो है वो क्वाड्रेंट है। तो हमको पूछ रहा है कि उसका एंगल क्या होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो आपका जो आंसर है कि एंगल कितना होगा, तो एंगल आपका होगा 90 डिग्री। तो एंगल जो आपका है वो 90 डिग्री रहेगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि टोटल एंगल जो होता है वो आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 1/4 जो पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, तो टोटल एंगल 360 का 1/4 होना चाहिए, दैट इज वंस अगेन 90 डिग्री। कुल मिला के 90 डिग्री आपका आंसर है। बहुत ज़्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस यही तक आपको सॉल्व करना है। फिर है आपका लास्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन। लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, एक ही वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। टोटल जो कार्ड है आपके वो 52 है। आपको पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ 10, एक 10 निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो 10 यानी कि दहला अपन जो बोलते हैं, उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
तो जो 10 होता है वो टोटल कार्ड में 4 होता है, ठीक है ना। जैसे कि एक किंग का 10 होता है, ठीक है, एक आपका क्वीन, सॉरी किंग नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एक स्पेड, स्पेड का आपका 10 होता है यानी काले पान का। एक लाल पान यानी कि हार्ट का आपका 10 होगा। एक जो 10 होगा आपका वो आपका डायमंड का होगा। और एक जो 10 होगा आपका वो क्लब का होगा। तो टोटल 10 आपके कितने हो गए, 4 10 हो गए हैं, ठीक है ना। टोटल आपके चार आपके जो है वो 10 है ना। तो 10 जो कार्ड है उसके नंबर कितने हो जाएंगे, 4। और टोटल कार्ड आपके मैं लिख दिया ऑलरेडी, टोटल कार्ड आपके क्या है, 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 क्या हो जाएगा, है ना, अकरेंस ऑफ 10, 10 कितनी बार आ सकता है, ठीक है, 10 कितनी बार आ सकता है, अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स। टोटल जो कार्ड है आपके वो 52 और 10 कितनी बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है। तो 4/52, ठीक है, 4 की टेबल से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो फिलहाल का जो वीडियो है वो यहाँ तक ही है ना। इसका जो पीडीएफ है वो अगर आपको नीड है तो वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।